Hello everyone. Today न्यू चैप्टर इज एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। अब मैं वन बाय वन एक एक वीडियो में आपको मैं पहले एल्डिहाइड कंप्लीट करके फिर कीटोन और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बताऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड से कि एल्डिहाइड होते क्या हैं। देखिए एल्डिहाइड की हम बात करेंगे। एल्डिहाइड मतलब है क्या? ये तीन के तीन ग्रुप जो है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके पास एक चीज कॉमन होती है। वो जो कॉमन चीज है वो है इनका कार्बोनाइल ग्रुप। इन सबके पास जो एक ग्रुप कॉमन रहता है वो रहता है CO बॉन्ड। इन सबके पास अवेलेबल रहेगा, ठीक है। चाहे आप एल्डिहाइड की बात करें, चाहे आप कीटोन की बात करें, चाहे आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें। अगर मैं सिंपल सी अगर आपको दिखाऊं एक चीज में, जैसे मैं एल्डिहाइड की बात आपसे कर रहा हूं, तो देखिए यहाँ पर को C, यहाँ पर को आपका एक ग्रुप R होगा, यहाँ पर को H और ये हो गया आपका डबल बॉन्ड O। देखिए इसमें भी ये दिख रहा है आपको एल्डिहाइड है CHO। मैं अगर कीटोन की बात यहाँ पर को आपसे करूँ C और ये R डैश और यहाँ पर को C डबल बॉन्ड हो, ये कीटोन है। और अगर मैं एसिड की बात आपसे यहाँ से करूँ कि एसिड क्या होगा, तो ये देखिए एसिड में भी ये, तो आप देख रहे हैं इन तीनों में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? कार्बोनाइल ग्रुप इन तीनों में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा तीनों में कॉमन है। अब जिसका डिस्कशन हमने करना है इस वीडियो में वो हम करेंगे एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड क्या है, इसकी IPAC आप कैसे लिखेंगे, इसकी प्रिपरेशन और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसका हमने डिस्कस करना है यहाँ पर को, ठीक है। तो एल्डिहाइड को अगर हमने समझना है कि एल्डिहाइड क्या है, तो ये है आपका, ये आपको एल्डिहाइड दिख रहा है, जिसे हम सिंपल में अगर दिखाएं तो हम RCHO से इसको हम दिखाते हैं। ये इसका कॉमन है, ठीक है। और ये अगर हम इसे रिंग में दिखाएं तो हम इसे रिंग में भी आप उससे दिखा सकते हैं, जिसे हम बेंजीन एल्डिहाइड बोल देते हैं, ठीक है ना। एल्डिहाइड ग्रुप वहां पर को लगा हुआ रहता है। तो ये हम बात करेंगे, इसके कॉमन नेम की बात करेंगे, इसकी IPAC नेम की बात भी करेंगे हम कि इनका कॉमन नेम क्या है, इनका IPAC नेम क्या है। तो आइए हम चलते हैं एल्डिहाइड की ओर कि एल्डिहाइड है क्या और इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो पहला जो आता है जो है एल्डिहाइड के बारे में निकल के आता है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सिंपल में। अगर हम लाएं IPAC में, मैंने बोला इनमें जो कॉमन ग्रुप है वो आपका कौन सा है? CO ग्रुप इसमें कॉमन ग्रुप होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इनकी बात बोले तो इनके कॉमन नेम से की बात बोले, बाद में तो इसको IPAC ने चेंज कर दिया था। शुरुआत में कैसे बोले जाते थे, जैसे मैं आपको बोलूं RCHO, इस R की जगह अगर मैं रख दूं यहाँ पर को CH3CHO, तो इसका जो नाम यहाँ पर को निकल के आएगा वो आएगा आपका पुराना नाम जो था, कॉमन नेम जो था वो था एसिड एल्डिहाइड था। लेकिन अब मैंने आपको बताया कॉमन नेम था इसका। अगर आप अब एल्डिहाइड को अगर आप बोलेंगे तो अभी एसिड एल्डिहाइड नहीं बोलेंगे। अब इसका जो नाम चेंज होके आने वाला है वो आपने इस तरह से, अगर आप इसमें से थोड़ा सा इसको सही करूं, मैं देखूं इसको CH3C डबल बॉन्ड OH, तो देखिए यहाँ पर को 1 और 2 यहाँ पर कार्बन है, दोनों नंबरिंग में आएगा, मेथ 8। तो आप यहाँ पर को जो नाम बोलेंगे वो बोलेंगे आप इथे। अब यहाँ पर को क्या लास्ट में क्या लगता है? अल। तो यहाँ पर को जो लगता है वो लगता है अल लगता है, तो आप बोलेंगे इथेनल। तो इसका जो IPAC नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? IPAC नेम इसका इथेनल हो जाएगा, ठीक है। वैसे क्या था, इसका नाम एसिड एल्डिहाइड था, ठीक है। तो ये बात हमें बड़े समझना बड़ा जरूरी है कि यहाँ पर को एल लग जाता है। जैसे आपने देखा अल्कोहल में ऑल लगता है तो यहाँ पर को अल लगता है, मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, तो इस टाइप का यहाँ पर को वर्ड लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये है इसकी IPAC की अगर हम बात करें, ठीक है। और अगर हम अगर इसको और तरीके से देखना चाहें, अगर हम बोलना चाहें कि हम और कॉमन एग्जांपल देखें, तो आप यहाँ से इसकी ये यानी कि CHO का जो कार्बन होता है वो भी नंबरिंग में आता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर को मेथ 8 हो रहा है, वैसे इनमें भी काम होगा, ठीक है। तो इस चीज को क्लियर रखना कि IPAC में इस कार्बन को भी काउंट किया जाता है। वैसे एसिड एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड ही बोला जाता है। और वैसे इसका कॉमन नेम क्या है, आपका IPAC नेम क्या है? इथेनल है। अगर इसे बेंजीन रिंग में देखें तो अगर हम कहेंगे कि बेंजीन में एरोमेटिक रिंग में इसका क्या नाम होगा, तो एरोमेटिक में इसका नाम चेंज नहीं होता, आप एल्डिहाइड से इसको बोलेंगे। तो अगर हम इसका IPAC नेम बोलेंगे तो आप बेंजीन देख ही रहे हैं, तो हम बोलेंगे बेंजीन 1,2 डाइकार्बा एल्डिहाइड बोला जाता है, ठीक है ना। तो नाम ये एल्डिहाइड से निकल के आता है, इसमें कोई अलग नाम नहीं है। जैसे मैं आपको सपोज यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए दूं, मैंने यहाँ पर कोई लगा रखा और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ CHO और यहाँ पर आपका BR है, तो इसका जो IPAC नेम निकल के आता है, अगर हम इसे IPAC नेम बोलेंगे तो हम बोलेंगे 3 ब्रोमो, क्योंकि 1, 2 और 3 पोजीशन पर ब्रोमीन है, तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो और बेंजी एल्डिहाइड, 3 ब्रोमो बेंजी एल्डिहाइड। इसमें एल्डिहाइड लगता है IPAC में आप एल नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर ओपन चेन डेरिवेटिव्स हैं तो यहाँ पर को आप एल का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल अल लग जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई एरोमेटिक रिंग आती है तो IPAC में कोई चेंज नहीं आता, आप उसे इसी तरह से बुलाएंगे एल्डिहाइड में, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर को। यानी कि आप बोलेंगे यहाँ पर को क्या बोलेंगे यहाँ पर को 1, 2, 3 ब्रोमो बेंजी एल्डिहाइड। तो ये बहुत सिंपल है इसका IPAC किसकी? एल्डिहाइड की।
अब बात करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप की। कार्बोनाइल ग्रुप की स्ट्रक्चर की अगर हम एक बार हम समझ लेंगे तो ये आपके एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बिल्कुल एक जैसा रहता है, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप यानी कि बात किसकी हो रही है, इस ग्रुप की बात हो रही है जो तीनों में कॉमन है। तो अगर हम स्ट्रक्चर को यहाँ समझ जाएंगे तो तीनों के लिए कॉमन रहेगा, चाहे आप एल्डिहाइड बोलेंगे, चाहे आप कीटोन बोलेंगे, या आप कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, तीनों में कोई फर्क नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या होता क्या है। अगर आप इसे उठा के देखेंगे, जो आपको बॉन्ड यहाँ पर को दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बात यहाँ पर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। तो आप बोलेंगे जब कार्बोनाइल कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड। आपको देखेंगे यहाँ पर को 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हुए दिखेगा ये। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस चीज को कैसे इस चीज को फॉर्म करेगा। अच्छा, बॉन्ड्स द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन रिमेन्स इन इट्स ऑर्बिटल एंड फॉर्म पाई बॉन्ड्स। अब इसमें होता कैसा अगर आप इसको खोलने की कोशिश करेंगे तो देखिए, जैसे मैं आपको दिखाऊं इसकी बॉन्डिंग को, जैसे ऐसा है कुछ। अगर मैंने इसे खोला तो ये O है, यहाँ पर को अनशेयर पेयर का आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ पर को दिख रहा होगा। एक बॉन्डिंग आपकी यहाँ जा रही है, एक बॉन्डिंग आपकी यहाँ जा रही है, ठीक है ना। ये आपका एक पेयर यहाँ पर को जिसे हम अनशेयर पेयर बोलते हैं, ये इसमें भी बन जाएगा, ये इसमें भी बन जाएगा। ये आपका सिग्मा है, और ये जो यहाँ पर को कार्बन यहाँ पर को निकल के आ रहा है यहाँ पर को, ये सब के यहाँ आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो यहाँ पर को जो आपको, और दूसरी बात यह है, जब आप इसकी बॉन्ड एंगल की बात करेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक की जो बॉन्ड एंगल आपका निकल के आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो बॉन्ड एंगल निकल के आएगा वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा। चाहे आप यहाँ से यहाँ करें, चाहे यहाँ से यहाँ करें, जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 का यहाँ पर को बनेगा, ठीक है ना। और आप देख रहे होंगे जो इसके ऊपर होगा, यहाँ पर को सिग्मा बॉन्ड है, जो इसके ऊपर होगा यहाँ पर को जो बने रहते हैं, यहाँ पर को जो क्लाउड होगा वो किसका होगा, पाई का होगा। क्योंकि आप जानते हैं डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक क्या मिलता है हमें, पाई मिलता है, ठीक है ना। एक सिग्मा और एक पाई मिलता है। तो इस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है आप जानते हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात बोलें तो ये कैसी होती है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसके पास नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर को अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर को ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है। इसका ऐसा स्ट्रक्चर होने की वजह का फायदा क्या है, देखो इसका फायदा ये है, अगर आप देखेंगे C डबल बॉन्ड O की अगर मैं बात करूँ, देखिए तो इसमें होता क्या, कार्बन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ को शिफ्ट होंगे, तो जिसकी वजह से यहाँ पर को कैसा बन सकता है, देखिए कैसा बन सकता है, ये देखिए ये बन गया O, यहाँ पर को ये प्लस बन गया, और ये कैसा हो गया, ये माइनस का बन गया। तो यहाँ पर को देखिए एक पोलरिटी पैदा हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है इज पोलराइज्ड टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन रिलेटिव टू कार्बन, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन की जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर को पोलराइजेशन पावर पैदा हो जाएगी, यानी कि मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा, ठीक है। हेंस द कार्बन इलेक्ट्रोफाइल। अगर आपको देखेगा तो ये किसकी तरह काम करने लग जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिनके आप पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने लग जाते हैं। डेट मीन्स ये क्या होंगे आपके लुईस एसिड, ये आपके कहलाएंगे लुईस एसिड, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहे हैं। और जो आपका कार्बोनाइल का जो ऑक्सीजन है वो निगेटिव का है, अगर वो निगेटिव का है तो किसकी तरह काम करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। डेट मीन्स ये क्या होगा आपका लुईस बेस, ये निगेटिव का है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, लुईस बेस हो गया, ठीक है ना। तो कार्बोनाइल कंपाउंड है, आप देखें कार्बोनाइल कंपाउंड के पास डायपोल भी आपको यहाँ पर को अवेलेबल दिख रहा है, ठीक है ना। यानी कि इसकी पोलरिटी यहाँ पर को दिख रही है, तो इसकी पोलरिटी इथर से भी अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, क्योंकि यहाँ पर R ग्रुप का है, यहाँ पर को दिख रहे हैं आपको। तो अगर आप बोलेंगे तो इसकी इथर से अच्छी है। और पोलरिटी जो होती है कार्बोनाइल ग्रुप की, वो हमने इसके, अगर हम इसे बोले, हम बोल सकते हैं जो एक्सप्लेन कर सकते हैं किसके बेसिस पर, रेजोनेंस के बेसिस पर कर सकते हैं, या डायपोल मोमेंट के बेस पर हम इसकी हम पोलरिटी प्रूफ कर सकते हैं कार्बोनाइल ग्रुप की। तो इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप में जो कार्बन प्लस का बन के आता है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो ये लुईस एसिड भी बन सकते हैं और लुईस बेस भी बन सकते हैं। तो ये है इसका स्ट्रक्चर कार्बोनाइल ग्रुप का, ये सब में क्या होगा, एक जैसा होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं इनकी प्रिपरेशन मेथड की, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। अब हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की बात करेंगे। पहली जो हमने पढ़ी है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आप इसे ले सकते हैं आराम से। अल्कोहल को एसिडिफाइड केमिनोफोर के साथ मिक्स कर दीजिए, क्योंकि एसिडिफाइड केमिनोफोर क्या होता है, बहुत बड़ा क्या होता है, ऑक्सीडाइज एजेंट होता है। तो इसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है और क्या देता है, एल्डिहाइड। फर्दर और ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड भी दे देता है, ठीक है। तो हमारा काम अभी यहाँ एल्डिहाइड से है, तो हम इसको केमिनोफोर इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे केमिनोफोर के रेस्पेक्ट में। तो अल्कोहल का ये हमें क्या दे देगा, एल्डिहाइड दे देगा। या डिहाइड्रोजनेशन करा दीजिए अल्कोहल का किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जिसे मैंने क्रोमियम और ट्राइऑक्साइड के साथ कराया है, तो आपको यहाँ से भी क्या मिल जाएंगे, एल्डिहाइड मिल जाएंगे। ये तो कॉमन सी रिएक्शंस हैं, ठीक है।
और अगर इसको प्रिपेयर करना है हमने और तो एक नेम रिएक्शन इसमें आती है जिसकी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। इसे बोलता है रोजन-मुंडे रिएक्शन बोला जाता है, इसको बोला जाता है रोजन-मुंडे रिडक्शन भी। इसमें हम एसिड क्लोराइड का क्या करते हैं, रिडक्शन कराते हैं, ठीक है ना। एसिड क्लोराइड आपको COCl वाले ग्रुप का रिडक्शन कराते हैं, PTBSO4 एक आपके पास एक बहुत बड़ा क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उसके रेस्पेक्ट में जब हम इसका क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, तो ये इस ग्रुप को रिड्यूस कर देता है और रिड्यूस बना के बना देता है एल्डिहाइड। तो बेंजोइल क्लोराइड से आपका बन जाएगा बेंजिल एल्डिहाइड। ये बहुत बार नेम रिएक्शन है, आप इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नेम रिएक्शन है, ठीक है ना। ये नाम से भी आती है, रोजन-मुंडे रिडक्शन करके नाम आता है, ठीक है। आपने क्या कराना है, एसिड क्लोराइड को, एसिड क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड ओवर कैटलिस्ट, आपने कैटलिस्ट का यूज करना है यहाँ पर को, प्लेटिनम या प्लेटिनम कोई भी आप कैटलिस्ट का यूज कीजिए। और इसको पीटी जो मैंने बताया पीटी कुछ भी आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर को प्लेटिनम का यूज करिए आप। और किसके साथ कराइए उसका यूज, बेरियम सल्फेट के साथ यूज कराइए, ठीक है। तो जो रिडक्शन होगा, रिडक्शन मतलब होता है यहाँ पर को आप जानते हैं रिडक्शन का सेंस क्या निकल के आता है, तो ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस करके बना देगा एल्डिहाइड। तो ये आपका है रोजन-मुंडे रिडक्शन रिएक्शन है। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर, अब आपको नाइट्राइल्स और एस्टर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर को बना सकते हैं एल्डिहाइड बना सकते हैं। देखिए होता क्या है, नाइट्राइल आर रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग इमीन। नाइट्राइल को आप क्या करेंगे, पहले इमीन में आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। आप इमीन में कन्वर्ट करते हैं, आप किसी पर कैसे इमीन में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइल्स आर रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग इमीन विद स्टेनस क्लोराइड। आप क्या होंगे, नाइट्राइल को स्टेनस क्लोराइड के साथ और किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में आप क्या कराएंगे, इसका रिडक्शन कराएंगे। तो आपका जो निकलेगा इमीन निकलेगा, फिर आप इसको हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर को एल्डिहाइड जो हमें चाहिए। इस रिएक्शन का नाम होता है स्टीफन रिडक्शन या स्टीफन रिएक्शन बोला जाता है इसको, ठीक है ना। इसका नाम बहुत है, नेम रिएक्शन है, इसका नाम स्टीफन रिडक्शन या स्टीफन रिएक्शन करके भी आता है। और ये नाइट्राइल्स को स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिड्यूस कराने पर नाइट्राइल किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्राइल टू एल्डिहाइड चेंज करने वाली। इसका एक और अल्टरनेटिव प्रोसेस एक और है, अगर हम नाइट्राइल को किसके साथ, एक बहुत बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है डाइबेल H, ठीक है ना। इसका जो नाम होता है डाइबेल का मतलब होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका जो नाम है आप समझ जाएंगे, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसकी प्रेजेंस में अगर आप क्या करेंगे, साइनाइड को रखेंगे, तो ये इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि इसे तुरंत क्या कर देता है, ये इसको एक साथ इसको इमीन में कन्वर्ट करते हुए इसका हाइड्रोलिसिस भी करा देता है और कराने के बाद दे देता है हमें ये क्या, आपको एल्डिहाइड दे देता है। तो पहले क्या करेगा, आप पहले डाइबेल से कराएंगे, जो पॉइंट 1 लिखा गया है, पहले आप डाइबेल यानी कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो आपको जो मिलेगा, पहले जो मिलेगा आपको इमीन मिलेगी, जिसे मैंने आपसे बोला ये इमीन है आपकी। उसके बाद ये जैसे आप इसमें वाटर मिलाएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो इस बात को याद रखना, पहले इसमें कन्वर्ट होने वाला इमीन, क्योंकि बहुत बार ये ऐसा होता है कि इमीन भी पूछी जाती है कि इमीन क्या होती है, ये कैसे कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर इमाइन, जिसे हम इमीन भी बोलते हैं, इमाइन बोलते हैं, ये यहाँ पर कन्वर्ट होती है, फिर ये आपका बन जाता है। तो आप डाइबेल के यूज से भी इसको बना सकते हैं। अब है अगली इटार्ड रिएक्शन, ये भी नेम रिएक्शन इंपोर्टेंट याद रखिए। ये सारी नेम रिएक्शन आ रही है, पहले रोजन-मुंडे रिएक्शन आई, फिर स्टीफन रिएक्शन आई, अब आ रही है आपकी इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन होती क्या है इसको समझिए। जब टॉल्वीन बेंजीएल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है तो इसे बुला जाता है इटार्ड रिएक्शन, ठीक है ना। अब लेकिन कन्वर्ट कैसे होता है इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले आप क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या है, मिथाइल बेंजीन है, जो आपको जिसे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, टॉल्वीन बोल रहा हूँ। आप इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन कराएंगे आप इसका, आपको दिख रहा होगा मैंने क्रोमिल क्लोराइड के साथ इसका ऑक्सीडेशन करा रखा है। ये इसको ऑक्सीडाइज करा के एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसे हम बोलते हैं क्रोमिनियम कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे कि टॉल्वीन आपके मिथाइल, आपके पास मिथाइल बेंजीन है, उसको आप क्रोमिल क्लोराइड के साथ क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडाइजिंग कराएंगे और किसकी प्रेजेंस में, CH2 की प्रेजेंस में कराएंगे, तो आपको क्रोमिनियम कॉम्प्लेक्स मिलेगा। फिर आप इसका करा दीजिए हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। जैसे आप इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये दे देता है आपको बेंजीन एल्डिहाइड दे देता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, टॉल्वीन टू बेंजीन एल्डिहाइड, तो इसको बोला जाता है इटार्ड रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्रोमिल क्लोराइड के रेस्पेक्ट में होता है और कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है ना। और ये जहां पर पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है, फिर आप इसका क्या करते हैं, इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं इस कॉम्प्लेक्स का, तो ये आपको क्या दे देता है, एल्डिहाइड दे देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। इसकी प्रेजेंस में टॉल्वीन काम भी करता है, टॉल्वीन क्लोरीन क्लोराइड के ही प्रेजेंस में काम करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक।
एक और नेम रिएक्शन इसमें निकल के आती है, बोला जाता है गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है ना। यही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी एक नेम रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, व्हेन बेंजीन और इससे डेरिवेटिव, बेंजीन या बेंजीन के जब डेरिवेटिव को ट्रीट किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, ये आपको दिख रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, आप यहाँ पर को प्लस में भी लगा सकते हैं, बेंजीन प्लस CO प्लस HCl, ऐसे भी दिखाया जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3/CuCl, या तो आप AlCl3 लीजिए या आप CuCl लीजिए। जब इसकी प्रेजेंस में क्या किया जाता है, बेंजीन को क्या किया जाता है, रिएक्ट किया जाता है। यानी कि बेंजीन, अगर आप मैं इसको दिखाऊं रिएक्शन को, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, बेंजीन प्लस आपका CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस आपका AlCl3, या तो आप इसमें लगा सकते हैं CuCl। जैसे आप इसको इसमें लगाएंगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको एल्डिहाइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे बोला जाता है गेटरमैन कोच रिएक्शन, बेंजीन टू बेंजीएल्डिहाइड कन्वर्ट करने की रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, देख लीजिए, इस रिएक्शन में क्या होगा, बेंजीन और इससे डेरिवेटिव ट्रीटेड टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड, इट गिव्स बेंजीएल्डिहाइड, ठीक है ना। क्या देता है, बेंजीएल्डिहाइड देता है। यह है आपकी गेटरमैन कोच रिएक्शन। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन और भी हैं आपके उसमें जो प्रिपेयर करती हैं एल्डिहाइड को, जैसे कि आप टॉल्विन का क्लोरीनेशन करा दीजिए। टॉल्विन आप ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर को टॉल्विन आपको लिया है, देख लीजिए एक बार ऊपर। अगर मैं यहाँ पर को टॉल्विन की बात कर रहा हूँ, टॉल्विन को अगर आप किसके साथ ट्रीट करेंगे, आप क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है ना, क्लोरीनेशन करेंगे, तो पहले क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, वाटर के साथ मिक्स कर देंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। आप क्रोमिल डाइऑक्साइड के साथ भी यूज कर सकते हैं, CrO3 भी, क्रोमिक ऑक्साइड भी क्या कर देता है, इसे बेंजीएल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आपने ये रिएक्शन देखी, ये क्रोमिल ट्राइऑक्साइड के साथ भी अगर आप करते हैं क्रोमिल ऑक्साइड के साथ, तो क्या होता है, टॉल्विन के जो सब्स्टिट्यूटेड जितने भी टॉल्विन यहाँ पर को बन रहे हैं आपके, उसको जब उसके साथ ट्रीट करेंगे आप, तो ये क्या बनाते हैं, पहले एनहाइड्राइड बनाते हैं, लास्ट में इसके डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एल्डिहाइड दे देते हैं। मैंने इंपोर्टेंट रिएक्शन प्रिपरेशन आपको बता दी यहाँ पर को एल्डिहाइड की, आप कैसे इनको प्रिपेयर करेंगे। इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन है इसमें सारी इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन आ चुके हैं, स्टीफन हो चाहे इटार्ड हो, गेटरमैन कोच हो, चाहे वो रोजनमुंड रिएक्शन हो, ठीक है ना। तो ये इंपोर्टेंट रिएक्शन इनको बनाइए तब ये चीजें आएंगी, ठीक है। और इनको बनाने का तरीका यही है कि आप इसको नेम रिएक्शन की तरह, और दूसरी बात इनके जो इनके इनमें केमिकल यूज किए जा रहे हैं, जैसे आपने भी गेटरमैन कोच में देखा, इसमें बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ ट्रीट किया जा रहा है, किसकी प्रेजेंस में, अनहाइड्रस AlCl3 या आपका CuCl की प्रेजेंस में। तो ये इंपोर्टेंट बात है, ये याद रखिए। ये हो गई हमारी इनकी प्रिपरेशन मेथड। केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते हैं हम एल्डिहाइड का, लेकिन उससे पहले थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, जो मिथेनॉल होता है, जो पहला होता है वो गैस होता है रूम टेम्परेचर पर, इथेनॉल लिक्विड होता है और उससे ऊपर वाले आपको सॉलिड में मिलेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात, जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अपने रेस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन से अच्छा होता है, क्योंकि वजह है कि ये जब वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो जो इनके लोअर एल्डिहाइड जो होते हैं जब मिक्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं। दूसरी बात, इनके पास डाइपोल इंट्रैक्शन भी अवेलेबल रहता है, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, ठीक है। और जो सॉल्युबिलिटी होती है एल्डिहाइड और कीटोन्स की, वो डिक्रीज होती है रैपिडली अगर जितनी आप लेंथ बढ़ा देंगे कार्बन चेन की, क्योंकि इनके पास क्या होता है, RCHO बॉन्ड है, जितना बड़ा इनका हाइड्रो, यानी कि बोल सकते हैं आपको हाइड्रोकार्बन की चेन जितनी ज्यादा होगी, इनकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। इस टाइम बोल सकते हैं जितने भी एल्डिहाइड होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बेंजीन, ईथर, मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, इनमें तो इजिली डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वाटर में जहाँ पर कोई डिजॉल्व की बात आएगी, सॉल्युबिलिटी की बात आएगी, वहां पर को ये इजिली सॉल्युबल नहीं होते। जो हाँ, जो लोअर नंबर के जो एल्डिहाइड होते हैं वो सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है ना। ये तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं इनकी कुछ केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अगर हम पहली बात बोलें तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी निकल के आती है वो आती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये हम बहुत बार, इसको हम बार बार कहें तो हम इसे बहुत बार पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल के साथ ऐड होने की बात यहाँ पर को आती है। अब आपको पता है न्यूक्लियोफाइल कैसे बन रहा था इसमें, क्योंकि हम C डबल बॉन्ड O की बात कर रहे हैं, यहाँ जा रहा था तो यहाँ पर हो क्या रहा था C, तो आपका कन्वर्जन कैसा हो रहा था, देखिए ये यहाँ पर को पहुंच रहा था, ये माइनस का, ये प्लस का। तो अब यहाँ पर को समझना कि होने वाला क्या है। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूँ, NU यहाँ पर को न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल निगेटिव का होता है, तो उसने अटैक कहाँ पर को करना है, पॉजिटिव वाले में अटैक करना है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, पॉजिटिव वाले में
अटैक करके यहाँ पर वो क्या बनेगा, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाता है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, चाहे इसमें बात करें चाहे कीटोन में बात करें, ये दोनों में एक जैसी ही बात होगी, कोई अलग बात नहीं निकल के आएगी यहाँ पर को। अगर मैं यहाँ पर को बोलूँ तो ये कैसा कन्वर्ट कर देता होगा अपने आप को, ये देखो ये कैसा बनाएगा। ये इसमें अगर यहाँ पर को अटैक करता है, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कराते हैं और इसमें अटैक करने की बात करते हैं, तो ये बहुत ही स्लो स्टेप होता है। जिस स्टेप की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, तो इसमें होगा क्या, जैसे ये बना आपका, बीच में कार्बन है आपका, यहाँ पर को 1 और 2, एक में यहाँ पर को जोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पर को एक और ऑक्सीजन जोड़ दे रहा हूँ माइनस में, यहाँ पर को आपका क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर को आपका जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर को ऐड हो गया। अगर मैं इसको कहूँ, इसको मैं अगर दिखाऊं एक स्ट्रॉन्ग डैश से दिखाऊं और इसको किससे दिखा दो, डेट से दिखा दो, डेट मीन्स टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर वाला की बात यहाँ पर है। 3D प्लेन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर को, तो ये इस टाइप का दिखा देगा। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर को ऐड होता है। अगर इसी रिएक्शन को आप फास्ट कर देंगे तो यहाँ पर को वही होने वाला है, जैसे मैंने आपसे कहा, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एडिशन प्रोडक्ट बना देता है, जुड़ जाता है, ठीक है ना। अगर बीच में कार्बन है तो यहाँ पर को न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर को आपका क्या बन जाएगा, OH ग्रुप जुड़ जाएगा। यहाँ पर को आप कह दीजिए, यहाँ पर को डेटस में दिखा दीजिए कोई दूसरा, और यहाँ पर को दिखा दीजिए कोई तीसरा, ठीक है, ये इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पर को AB बोल दीजिए, कुछ भी यहाँ पर को, जैसे मैंने यहाँ पर को बोल दिया AB, कुछ भी बोल दिया, कोई ग्रुप बोल दिया, तो ये एक एडिशन प्रोडक्ट दे रहा है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल इसमें इस तरह से ऐड हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि देख रहे हैं आप, इसमें क्या होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करता है और इलेक्ट्रोफाइल कार्बन पर ऐड होकर यहाँ पर को जुड़ जाता है और क्या बना देता है, यहाँ पर को कौन सी रिएक्शन दे देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है और यहाँ पर को ऐड हो जाता है। और ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कार्बन sp2 से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, sp3 में। यहाँ पर को क्या था, sp2 था, और यहाँ पर वो क्या बन गया आपका sp3, क्योंकि आप जानते हैं टेट्राहेड्रल में जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है आपकी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। और एंगल के बारे में आप जानते हैं 108 यहाँ पर को एंगल बन जाता है, 109.2 यहाँ पर को एंगल बन जाता है, 8 जो होता है बॉन्ड एंगल बन जाता है। तो ये एडिशन प्रोडक्ट बना के sp2 से कन्वर्ट हो जाते हैं sp3 में। तो ये है आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब भी हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं एल्डिहाइड की, तो आप याद रखें इन सबके पास एक कॉमन है, एल्डिहाइड और कीटोन के पास C⋯O, ठीक है ना। और यहाँ पर को अगर आप देखेंगे कीटोन में क्या होता है, RR होता है, और यहाँ पर क्या होता है, H और R होता है। यहाँ पर को एक आपके पास एल्काइल ग्रुप होता है। तो रिएक्टिविटी की बात बोलेंगे तो एल्डिहाइड जनरली क्या होते हैं, कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, क्योंकि इसमें स्टरिक और इलेक्ट्रॉनिक रीजन होने की वजह से, क्योंकि इसमें स्टरिक इफेक्ट कम होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे एल्डिहाइड में देखेंगे तो RH है, और अगर कीटोन बात बोलेंगे तो RR ऐसा ग्रुप है। देखिए यहाँ पर को आपको जो एल्काइल ग्रुप दो मिल रहे हैं, अगर बल्कि हो गए, बड़े ग्रुप हो गए, तो जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी, लेकिन जो एल्डिहाइड के वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना। और रिएक्टिव जल्दी होंगे तो उनकी जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, दूसरे के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक। ये रिएक्टिविटी है इनकी। और जब भी हम CO बॉन्ड की बात करते हैं तो याद रखिएगा, हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की बात केमिकल रिएक्शन में कर सकते हैं, दोनों के पास कॉमन ग्रुप एक जैसे हैं, ज्यादा फर्क है नहीं। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पर कोई एडिशन ऑफ HCN की, अगर मैं HCN की बात कर रहा हूं तो HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड इसमें ऐड होता है। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर ये आता है तो होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इससे ऐड होगा। अब इससे ऐड कैसे होगा आप जानते हैं, वही चीज यहाँ से निकल के आएगी, ये यहाँ चला जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का। अब साइनाइड माइनस का होगा तो अटैक कहाँ करेगा, यहाँ करेगा, तो यहाँ पर कोई बॉन्ड बन जाएगा। मैंने आपको ये CHO में करके दिखाया है, आपको दिख रहा होगा, एल्डिहाइड में करके दिखाया है। सेम ऐसा किसमें होगा, कीटोन में भी होगा। अगर मैं CO बॉन्ड कहता है यहाँ पर सिंपल, तो कीटोन में भी सेम ऐसा हो रहा होता है। पहले एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका, जहां पर कोई चीज जुड़ी होगी, साइनाइड यहाँ पर जुड़ा है, यहाँ पर O यहाँ से माइनस का हो जाएगा। लास्ट में आप क्या करेंगे, इसमें H+ के प्रेजेंस में कराएंगे, इसको काम कराएंगे, जो HCN का जो H बचा हुआ रहता है, जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, तो ये तुरंत क्या होगा, O के साथ जुड़ जाएगा, तो और एक प्रोडक्ट देता है, इसे बुलाता है साइनोहाइड्रिन। तो एल्डिहाइड से या आप कीटोन से साइनोहाइड्रिन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, ऐसी बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। और ऐसा ही आप काम किसके साथ कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो आपका क्या हो, कीटोन हो या आपका एल्डिहाइड हो, दोनों एक जैसा ही काम करेगा। NaHSO3 के साथ अगर आप रिएक्ट करेंगे तो सेम होने वाला है, कोई इस पर कोई फर्क नहीं आने वाला है। देख लीजिएगा, आप रिएक्शन को देखना चाह रहे हैं तो SO3H और यहाँ पर को आपका बन गया ONA, ठीक है ना। इस यहाँ पर को प्रोटॉन का ट्रांसफर कर दो, आप प्रोटॉन का आप ट्रांसफर कर दोगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको OSO2 यानी कि SO3 बोल सकते हैं आप, SO3Na, और यहाँ पर को जुड़ जाएगा OH, ठीक है ना। ये क्या बनता है, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है, चाहे आप ये कीटोन हो चाहे आपका एल्डिहाइड हो। आपने क्या ऐड करा दिया यहाँ पर को, आपने करा दिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ऐड करेंगे तो भी ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रिग्नाइड के साथ भी आपने रिएक्शन देखी है, ग्रिग्नाइड के साथ भी ये काम करते हैं, RNGX के साथ भी ये काम कर देते हैं, तो वहां भी ऐड हो सकते हैं। आप एल्कोहल के साथ भी इनकी एडिशन
एडिशन की बात कर सकते हैं। अगर आप अल्कोहल के साथ इनको ऐड कराना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए यहाँ पर को RCHO एल्डिहाइड को जब आप अल्कोहल की प्रेजेंस, अल्कोहल है आपका, आपने इसको रिएक्ट कराना है, एडिशन कराना है, इसमें अल्कोहल का एडिशन ऑफ अल्कोहल, तो आप क्या करेंगे, ROH के साथ रिएक्ट कराइए इसको, किसकी प्रेजेंस में, HCl गैस की प्रेजेंस में आप इसको रिएक्ट कराइए। तो ये इंटरमीडिएट देता है RCH और यहाँ पर को देता है OR- और यहाँ पर देता है OH। तो देखिए यहाँ पर इस ग्रुप को क्या बुलाता है, इसको बुलाता है हेमी एसिटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। ये क्या है, हेमी एसिटल। हेमी एसिटल क्यों, क्योंकि एक जगह OH है, एक जगह OR है, ठीक है ना। अगर दोनों जगह OR होता तो हम एसिटल बोलते। तो ये अभी एक जगह OH है, एक जगह आपका OR है, ठीक है ना। तो इसको बुलाता है हेमी एसिटल। फिर से इसको रिएक्ट करा दीजिए आप किसी के साथ, ROH के साथ रिएक्ट कराइए तो आपको दे देता है एसिटल ग्रुप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। देखिए यहाँ पर को, ये इसने दे दिया यहाँ पर को आपको एसिटल ग्रुप। तो यहाँ पर वाटर निकल गया, तो इसी को आप बोलेंगे एसिटल। तो ये एसिटल ग्रुप बनाने की तरीका है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर को आपके OR यहाँ पर को जुड़ गया, एसिटल ग्रुप हो गया, ठीक है ना। ये आप इसको एसिटल, देखिए यहाँ पर आपने एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को अल्कोहल के प्रेजेंस में आपने क्या कराया, अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराया। तो पहले इसने हेमी एसिटल ग्रुप दिया। हेमी एसिटल क्यों, जब एक कार्बन के साथ एक OR ग्रुप और एक आपका H ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना। एक एल्काइल हो, एक यहाँ पर को OH ग्रुप हो, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, आपका ईथर टाइप का ग्रुप आपका जुड़ा हुआ हो, तो इसको बुलाया जाता है आपका हेमी एसिटल। और दोनों ग्रुप ऐसे ऐड हो जाते हैं तो इसको बुलाया जाता है आपका बोलेंगे आप एसिटल ग्रुप बोलेंगे, ठीक है ना। ये आप जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको इस तरह के ग्रुप मिलने स्टार्ट होते हैं, ठीक। तो इसका रिएक्टर आप करा सकते हैं ग्लाइकोल के साथ कराएंगे तो आपको क्या मिलेंगे, ग्लाइकोल कीटल। तो इस टाइप का है, एसिटल होंगे तो एसीटोन के साथ एसिटल मिलेंगे, कीटोन के साथ कीटल मिलते हैं। अब आता है एडिशन ऑफ NH3। NH3 के साथ या इसके डेरिवेटिव के साथ इसको ऐड करें, चाहे ये आपका कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो। मैं यहाँ पर वो कुछ भी आप लगा सकते हैं, कीटोन एल्डिहाइड दोनों एक जैसे रिएक्शन देते हैं। तो पहले इंटरमीडिएट देते हैं आपको, जो आपका इंटरमीडिएट दिख रहा है। फिर उसके बाद जो देते हैं यहाँ पर को NZ। जो Z होता है ना, Z आपका N सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है। आप बार बार इन चीज़ों को बदलेंगे तो आपको नए नए प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट मिल सकते हैं, तो देखिए अगर हम इसमें क्या करेंगे, अगर ये Z की जगह आप देख रहे हैं, Z की जगह हम यहाँ पर को चेंज करेंगे, Z की जगह मैं H लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या था, H2N था, Z की जगह आपने लगा दिया यहाँ पर को H लगा दिया, अमोनिया बना। अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जो डेरिवेटिव आपका बनेगा इमीन बनेगा, यहाँ पर को क्या बन जाएगा, वो इमीन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर को अगर R लगा देंगे यहाँ पर को तो आपका एमाइन बन गया, एमाइन बन जाएगा तो जो आपका बनेगा आपका सिफ्ट टेस्ट बन जाएगा। ये सब्स्टिट्यूटेड इमीन बनता है, इसे सिफ्ट टेस्ट में यूज आता है। OH लगा देंगे तो हाइड्रोक्सिलामीन है तो ये ऑक्सीजन दे देता है। NH2 लगाएंगे तो यहाँ पर को NH2 लगा दो, यहाँ पर को ये क्या इसको बोलते हैं हाइड्रोजीन, यानी कि कीटोन या एल्डिहाइड को अगर आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा हाइड्रोजोन। जी यहाँ पर को आपको हाइड्रोजोन मिलेगा। यहाँ पर को वही ग्रुप आप Z यहाँ पर को वही जोड़ देंगे, Z यहाँ पर को जो यहाँ पर को Z लिखे हुए उसको ऐड करते चले जाइए, ग्रुप यहाँ पर को मिलते चले जाएंगे। तो ये तरीका है कार्बोनाइल ग्रुप में इनको ऐड करने का। तो ये एडिशन किसके साथ है, अमोनिया और इसके डेरिवेटिव के साथ। अब है रिडक्शन। हमने देखा अभी इससे पहले एडिशन NH3 के साथ कराया था, रिडक्शन कराएंगे। अगर रिडक्शन हम कार्बोनाइल ग्रुप का कराते हैं, कार्बोनाइल यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन का अगर रिडक्शन कराएंगे आप, अगर Zn और Hg के साथ रिएक्ट कराएंगे और किसी प्रेजेंस में HCl की प्रेजेंस में अगर इसका रिडक्शन कराएंगे तो ये कहलाता है आपका क्लेमेंसन रिडक्शन। इसका नाम है, नेम रिएक्शन ऐसे बुलाता है, क्लेमेंसन रिडक्शन। Zn और Hg की प्रेजेंस में यानी कि HCl की प्रेजेंस में Zn और Hg के साथ अगर कार्बोनाइल ग्रुप को रिएक्ट कराएंगे तो ये आपको क्या देता है, आपको देखिए यहाँ पर CH2 ग्रुप दे रहा है यहाँ पर को, तो क्लेमेंसन रिडक्शन होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इज रिड्यूस्ड टू CH2 ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक एमलगम। ये जिंक एमलगम का सॉल्यूशन है जिसको कंसंट्रेट HCl के साथ मिलाया जाता है। किसके साथ मिलाया जाता है, कंसंट्रेट HCl के साथ मिलाया जाता है। तो इस रिडक्शन को बुलाया जाता है क्लेमेंसन रिडक्शन बोला जाता है। और अगर इसी को हम किसके साथ करा दें, हाइड्रोजन के साथ करा दें, NH2 के साथ रिएक्ट करा दें, तो ये जो देता है ये भी वही प्रोडक्ट देता है, CH2 ही देता है, लेकिन इसमें एक फर्क है। इसमें आपको देख रहे हैं यहाँ पर को हाइड्रोजन का यूज कर रहा है तो उसको बुलाता है वुल्फ किस्मर रिडक्शन। ये भी नेम रिएक्शन है, इसे बुलाता है वुल्फ किस्मर रिडक्शन। अगर आप कार्बोनाइल ग्रुप है, चाहे वो आपका एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, अगर उसको हाइड्रोजन के साथ आप क्या करेंगे, हीट करेंगे। अगर आप उसको हीटिंग देना स्टार्ट करेंगे तो होता क्या है, सबसे पहले आपको दिख रहा है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे ही आप इसको KOH के साथ या इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ गर्म कर देते हैं तो आपको तुरंत CH2 ग्रुप दे देगा, ठीक है ना। यानी कि आपको दे सकता है इथाइलिन ग्लाइकोल, इस टाइप के
इस टाइप के आपको ये इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या देता है हमें CH2 इस टाइप के ग्रुप हमें देना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, दोनों CH2 ग्रुप हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर को आपको जिंक का एमेलगम को कंसंट्रेट HCl के साथ रिएक्ट कराना है, तो अगर इसके साथ रिएक्ट करा रहे तो क्लेमेंसन है। अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हुए लास्ट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करा के CH2 ग्रुप ला रहे हैं तो वोल्फ किस्म रिडक्शन है। तो ये नेम रिएक्शन है, ये रिडक्शन की प्रोसेस है। अब है ऑक्सीडेशन। अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे आप तो ये देते हैं एसिड। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन का मतलब किसी की प्रेजेंस में करा दिए इसको आप एसिड 5 पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में या पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, कि बहुत अच्छे ऑक्सीडाइज एजेंट होते हैं, इसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें एसिड दे देते हैं। ठीक है ना, ये सिंपल सी बात है, इन्होंने एसिड ही देना है आपको। ठीक है ना, और ऑक्सीडाइज एजेंट जो होते हैं इनको आप अलग कैसे कर सकते हैं, इनके अलग करने के लिए टॉलिन और फैलिंग टेस्ट होते हैं। ठीक है ना, टॉलिन आप सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट जो होता है उसके साथ यूज किया तो टॉलिन टेस्ट होता है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड को पहचानने वाला फंक्शनल ग्रुप है। और फैलिंग टेस्ट आपके फैलिंग टेस्ट में भी आपको क्या लेने होते हैं, फैलिंग के 2 सॉल्यूशन लेने होते हैं। ठीक है, जो फैलिंग ए फैलिंग बी 2 सॉल्यूशन लेने होते हैं। ये भी क्या करते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप के प्रेजेंस को बताते हैं। तो एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस को बताने के लिए यहाँ पर कोई यूज किए जाते हैं टॉलिन टेस्ट और फैलिंग टेस्ट यूज किए जाते हैं। जो इसमें 2 सॉल्यूशन फैलिंग ए बनता है वो एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, और जो फैलिंग बी का बनता है एल्काइन पोटेशियम टार्टरेट होता है, जिसे हम रोशन सॉल्ट भी बोलते हैं। उन दोनों को मिक्स करके जब बनता है उसे फैलिंग बोला जाता है। तो इसे फैलिंग सॉल्यूशन बोला जाता है। फैलिंग टेस्ट क्या होते हैं, ये एल्डिहाइड ही इसे क्रॉस कर सकता है। ठीक है ना, एल्डिहाइड फैलिंग टेस्ट को पास करते हैं तो ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड इसमें है कि नहीं है, यानी कि इसमें CO बॉन्ड अवेलेबल है कि नहीं है, उसकी प्रेजेंस के लिए किए जाते हैं। और टॉलिन टेस्ट भी वही होता है। टॉलिन टेस्ट भी अगर आप देखें इसे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, इसके साथ इसको ये सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। तो ये भी क्या होता है, एल्डिहाइड इनको ऑक्सीडाइज कर देता है और कार्बोक्सिलेट आयन बना देता है। तो ये दोनों किसकी प्रेजेंस को बताते हैं, ये बताते हैं एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों के टेस्टों को क्वालिफाई नहीं कर पाता है। एल्डिहाइड इन टेस्टों में काम करता है, कीटोन के लिए दोनों टेस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अब आती है एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल कहने का मतलब क्या है, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन के वजह से ये रिएक्शन बन के निकल के सामने आती है। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों प्रोवाइड करते हैं। और जो एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो अ नंबर ऑफ रिएक्शन ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये हमें समझना होगा कि अल्फा हाइड्रोजन हम कौन से लेंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एक जैसे C डबल बॉन्ड है उसके रेस्पेक्ट में जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन कहलाएगा। द एसिडिटी ऑफ अल्फा कार्बन फॉर्म्स ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। देखिए अगर मैं यहाँ पर को बात कर रहा हूँ C डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर को मैं C की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर को H आपके पास सपोज के लिए आपके यहाँ पर को H है। ठीक है, और यहाँ पर कोई बॉन्ड मैं यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ, एक बॉन्ड यहाँ पर भी आपको फॉलो करा रहा हूँ। अब होगा क्या, यहाँ पर आप एक बेस से रिएक्ट कराइए तो बेस क्या करेगा, जैसे ये बॉन्ड को ये लेगा तो प्लस का होगा, बेस इसको लेना स्टार्ट करेगा। तो ये कुछ इस टाइप से फॉर्मेशन करता है। दिखाएं C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर को C, और यहाँ पर को ये जो माइनस का चार्ज है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड का चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर कोई एक रेजोनेंस पैदा होता है। देखिए यहाँ पर को सिंगल बॉन्ड ही यहाँ पर को रहेगा, O माइनस यहाँ पर को रह जाता है। ये बॉन्ड यहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं है, डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो जाएगा, C यहाँ पर C यहाँ पर C, ये इस टाइप का होता है। अब एल्डोल कहने का मतलब क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन क्या है। ठीक है ना, इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं किस टाइप से बनता होगा। ये क्या होता है, जैसे आप 2 मॉलिक्यूल लेंगे एल्डिहाइड के CH3CHO, आपने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, आप कराइए इसको डाइल्यूट NaH के साथ इसको रिएक्ट कराइए। ठीक है ना, तो ये क्या देता है, ये देता है CH3CHOH CH2 और यहाँ पर दे देता है CHO। और फिर इसको हीट करिए और इसमें हीट करेंगे तो पानी निकल जाएगा। पानी निकल जाएगा तो दे देंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CHO। तो ये देता है आपको ब्यूटीन 2L। ठीक है ना, जो क्या है ब्यूटीन 2L है ये। ठीक है ना, दूसरी पोजीशन पे ईन लगा हुआ है ब्यूटीन 2L। ठीक है ना, और यहाँ पर को जो आपको मिल रहा है इसे बोला जाता है एल्डोल। ये आपका क्या है, आपका एल्डोल, क्योंकि इसमें आपका OH भी है और CHO भी है, 2 ग्रुप एक साथ जुड़ने की वजह से एल्डोल बना जाता है। एल्डिहाइड भी और आपका ऑल यानी कि आपका अल्कोहल भी, तो एल्डोल हो गया है। ठीक है ना, आप इसको कीटोन के साथ भी कर सकते हैं, सेम रिएक्शन बनेंगे कीटोन के साथ भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो एल्डोल मतलब क्या है, एल्डोल मतलब आपने 2 मॉलिक्यूल किसके ले लिए, आपने ले लिया आपने एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लिए। ऐसा लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन बचा हो, इसे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए।
देख रहे हो यहाँ पर को अगर आप बोल रहे हैं इस पोजीशन पर क्या है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, ठीक है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होना जरूरी है। अल्फा हाइड्रोजन होगा जिसके पास, वो क्या करेगा, आपको एल्डोल कंडेंसेशन दिखाता है। तो एल्डोल मतलब ये एल्डोल आपका मिलकर आ रहा है, जिसे हम कहेंगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ये आपको दिख रहा होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ये एल्डोल है। हाँ, इसको फर्दर और करते हैं तो हमें ब्यूटेनॉल मिल जाता है, ब्यूटेनॉल। लेकिन बहुत बार यहीं तक ही पूछा जाता है। तो ये एल्डोल यहाँ पर तक आपका पूरा है और पूरी रिएक्शन ये एल्डिहाइड से यहाँ तक की है आपकी, ठीक है। तो ये आप ये क्रॉस एल्डोल में भी होता है। अगर आप क्रॉस एल्डोल का लेगा मतलब है आपने दो अलग अलग एल्डोल ले लिए, एक जगह आपने ले लिया CH3 CHO प्लस एक जगह आपने ले लिया CH3 CH2 CHO। अगर आपने दो जगह ऐसे ले लिए, करना वही है प्रोसेस, कोई सेम अलग प्रोसेस नहीं है। NaOH और हीट आपने देनी है तो आपका वही सेम प्रोडक्ट निकल के आने वाले हैं भाई, जो आपने निकाले थे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये जो आपने निकाला था ब्यूटेनॉल आपका, ठीक है ना। और दूसरा जो निकलता है आपका, दूसरा एक और प्रोडक्ट इसमें निकल जाएगा, दो अपने लिए हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर को आपका CHO। तो इस टाइप के दो प्रोडक्ट यहाँ पर को निकल जाते हैं। सिंपल है, ये क्रॉस में है क्योंकि दो अलग अलग हमने एल्डोल ले रखे हैं। जो डिफरेंट एल्डोल लेते हैं तो इसे क्रॉस एल्डोल बोला जाता है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है। तो ये है आपके एल्डोल है। यहाँ पर कोई आपकी मैकेनिज्म नहीं है इसकी, आपने सिर्फ यहाँ इतना ही सीखना है कि एल्डोल कैसे बनती है और क्रॉस एल्डोल क्या है। तो एल्डोल है, इसे हम बोलेंगे क्रॉस एल्डोल। क्यों होती है क्रॉस एल्डोल? क्योंकि ये कैरिड करती है दो डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में, तो ये कहलाती है आपकी क्रॉस एल्डोल। अच्छा, अब आती है इसमें एक और रिएक्शन इंपोर्टेंट, जैसे बुलाता है कैनिजारो रिएक्शन। ये भी एक बहुत बड़ी नेम रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। आपने देखा अभी हमने अल्फा हाइड्रोजन एटम की बात यहाँ पर को की थी, अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम दिखेगा। लेकिन अगर जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या होगा, एल्डिहाइड डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेट एल्काली, अगर कंसंट्रेट एल्काली के साथ उनको रिएक्ट किया जाए। अब उनके पास अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर को C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका ये है H और यहाँ पर भी आके H है, ठीक है ना। प्लस आपने फिर वही करना है C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड मैंने एग्जांपल ले रखा है, कॉमन है फॉर्मेल्डिहाइड है, दो मॉलिक्यूल, इसको रिएक्ट कराइए आप कंसंट्रेट KOH के साथ उसको रिएक्ट कराएंगे तो आपको जो मिलेगा, ये हीट दे दीजिए, आपको जो मिलेगा, आपको एक बार मीथेनॉल मिलेगा या फॉर्मेट मिलेगा। तो HCH और H यहाँ पर को मिल जाएगी आपको एक अल्कोहल, मीथेनॉल मिल जाएगी, और जो दूसरा मिलेगा वो मिलेगा आपको HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मिल जाएगा ओके। ये पोटेशियम क्या आपका पोटेशियम फॉर्मेट है, ठीक है ना। ये बेंजी एल्डिहाइड के साथ भी काम करता है, ठीक है। अगर इसके साथ करेंगे तो ये कैनिजारो रिएक्शन कहलाती है। देखिए बेंजीन बना दीजिए यहाँ पर को, यहाँ पर बेंजीन बना दिया यहाँ पर को, और यहाँ पर को बना दिया आपने CHO। ये किसके रेस्पेक्ट में, कंसंट्रेट NaOH के रेस्पेक्ट में आप काम करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका CH2OH, वही आपने वही बनाना है अल्कोहल, प्लस दूसरा बन जाएगा बेंजीनोइट CONA, ठीक है ना। ये बेंजाइल अल्कोहल बन गया आपका, और ये आपका बन गया सोडियम बेंजीनोइट बन गया। तो हमने क्या देखा, अगर हम दो मॉलिक्यूल बेंजी एल्डिहाइड के ले रहे हैं और कंसंट्रेट NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो पहले क्या दे रहा है, हमें अल्कोहल दे रहा है और हमें फिर क्या दे रहा है, CONA, डेट मीन सोडियम बेंजीनोइड दे रहा है हमें। तो आप देख सकते बेंजी एल्डिहाइड से आप क्या बना सकते हैं, बेंजोइल अल्कोहल बनाने की भी ये प्रोसेस है, ठीक है। ये कैनिजारो रिएक्शन कहलाती है। कैनिजारो रिएक्शन कब है, ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल, हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। ऊपर तो है, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल करेगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर देता है और बना के मीथेनॉल और पोटेशियम फॉर्मेट दे देता है। आपको दिख रहा होगा मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है यहाँ पर को, और अगर अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास तब तो ये एल्डोल देगा। नहीं है जिसके पास, ऐसे एल्डिहाइड जिनके अल्फा कार्बन नहीं होता, ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है जिनके पास, तो सीधी सी बात है इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा कार्बन तो है नहीं, अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो कैनिजारो रिएक्शन देगा, ठीक है। ये आपकी कैनिजारो रिएक्शन।
अब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये लास्ट रिएक्शन है आपके एल्डिहाइड को लेते हुए। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडर को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कीटोन्स में भी आप देखेंगे इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये ज़्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, लेकिन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप वाले ऐसा काम कर जाते हैं। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में लोग आते हैं। तो अगर आपने बेंजीन एल्डिहाइड लिया है और HNO3 की प्रेजेंस में अगर आप काम करा रहे हैं, एक प्रकार का नाइट्रेशन इसका करा रहे हैं, तो ये मेटा डेरिवेटिव बना देता है। बेंजीन एल्डिहाइड से आपको जो मिल जाए, कंडीशन रखिए यहाँ पर कोई HNO3 और H2SO4 मिलाइए इसमें और टेम्परेचर प्रोवाइड कीजिए, नाइट्रेशन कर सकते हैं आप इसका इजीली, तो आपको मिल जाएगा आपको मेटा नाइट्रो बेंजीन एल्डिहाइड मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। ये क्या है, मेटा नाइट्रो बेंजीन एल्डिहाइड। अगर मैं बोलूँगा मेटा नाइट्रो, ये आपका क्या है, मेटा नाइट्रो बेंजीन एल्डिहाइड, तो ये बेंजीन एल्डिहाइड है आपका, ठीक है। तो ये है आपके एल्डिहाइड के रिएक्शन। इसमें बहुत सारे रिएक्शन कीटोन्स की भी निकल के आई। जब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कीटोन्स की बात करेंगे तो वहाँ पर किसकी जो केमिकल रिएक्शन है एल्डिहाइड की, सेम वैसी ही केमिकल रिएक्शन कीटोन्स की भी आप वो खुद कर सकते हैं। वहाँ हम अगले लेक्चर में कीटोन्स की बात करेंगे, उसमें ज़्यादा नहीं है, हमें थोड़ी बहुत उसकी प्रिपरेशन मेथड ही हमें वहाँ पढ़नी होंगी। अगर यूज की बात करें हम एल्डिहाइड्स की, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज है। एल्डिहाइड और कीटोन से दोनों के पास CO बॉन्ड अवेलेबल है, एक सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं, एक लेबोरेटरिकल बहुत अच्छे ये रिएजेंट है हमारे पास, ठीक है। और जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये तो बहुत ये बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस इसका सबसे ज़्यादा है। ये बैकेलाइट बनाने में फॉर्म में आता है। पॉलीमर केमिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। परफ्यूम इंडस्ट्री में बेंजीन एल्डिहाइड का बहुत ज़्यादा यूज है। डाई केमिस्ट्री, जहाँ डाइन्स बनाए जाते हैं, डाई कलर डाई बनाए जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है बेंजीन एल्डिहाइड का, तो इनका यूज बहुत अच्छा है, ठीक है ना। बहुत सारे एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं वो कैम्फर को, ऑर्डर को, फ्लेवर को, इनको बनाने में, अलग अलग सब्सटेंस को फ्लेवर देने के भी काम में आते हैं। तो आज का लेक्चर था हमारा एल्डिहाइड, बहुत लेंथी लेक्चर था। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नए ग्रुप के बारे में, कीटोन ग्रुप के बारे में। केमिकल रिएक्शन बहुत सारी उस ग्रुप की यहाँ हो चुकी हैं और बहुत सारी बातें जो नहीं हो पाई हैं वो बातें हम करेंगे कीटोन्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।